अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है ठीक ठाक बढ़िया खैरियत से होंगे। आज के इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, चाहे आपके एग्जाम के अंदर 10 महीने हो या 10 दिन हो। ये जो पूरा वन शॉट लेक्चर है इसके अंदर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हमने ऐसा प्लान बनाया है कि आपके भी 90% से अबव मार्क्स आने वाले हैं, जैसे हमारे प्रीवियस 287 प्लस बच्चों के आए। हमने आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल फ्री की हुई हैं। अगर आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएं और यहां पर हमने हमारे टॉपर बच्चे 300 बच्चे जिनके 90% से अबव मार्क्स आए 9-10 क्लास में, उसके नोट्स हमने आपके लिए रखे हुए हैं। ये पहली लिंक है। दूसरी लिंक है, आपको पूरी बुक के चैप्टर्स के लेक्चर्स चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स के चाहिए, तो दूसरी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। देन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जहां पर सारी न्यू गेस्ट पेपर अपडेट सारी मिल रही होंगी, तो इससे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सही है, एक नंबर चीज यहां पर ही हुई। दूसरी चीज ये हुई कि देखें जी, हमारे इतने बच्चे टॉप कर रहे हैं भाई, कुछ तो बात है ना। वो बात कैसे, हम सारी रिसोर्सेज आपको दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमारे यूट्यूब चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, कि कोई भी नया लेक्चर जो है ना वो आप इसे मिस ना करें। ऑल पे क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, देखें जी कितनी मेहनत लगती है, हम आपके लिए कितना काम करें, थोड़ा सा हमारी टीम के लिए आप अप्रिशिएट कर लें। इसके बाद जैसे हम हमारे बच्चे कुछ स्पेशलाइज तरीके से 95% 97 हमारे जो टॉप लाते हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया हुआ है कि जी हमारी लाइव क्लासेस बेच होती हैं जिसके अंदर हमारे बेहतरीन टीचर्स पढ़ाते हैं और वो लाइव क्लास में आके हर बच्चे के प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके टेस्ट हम लिए जाते हैं, बिल्कुल वो सवाल आते हैं। हम हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं बच्चों का, एग्जैक्टली वही एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। तो सारे के सारे लेक्चर, डाउट ग्रुप, 24 घंटे पूरे साल 24/7, भले रात को 3 बजे मसला हो, हमारा टीचर आपको हेल्प करने के लिए तैयार होगा। और उसकी पूरी की पूरी फीस सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। तो जी अगर आपको भी मसला आ रहा है कि जी हम तैयारी कैसे करें, कोई मेंटोर होना चाहिए कि जो हमें बताए कि एक अलिफ बे पे ते करके समझाए कि सर मार्क्स कैसे लाने हैं, तो हमने हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए ये चीज बहुत कर ली। अगर आप भले फॉरेन से हो, पाकिस्तान से हो, अगर आपको बिल्कुल वीआईपी लेवल की चीज चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए और लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें करनी है और एग्जाम्स के अंदर गारंटेड मार्क्स चाहिए, अभी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और हम आपको बैच के अंदर ऐड कर लेते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 2 दिन तक पूरी अमाउंट को रिफंड कर सकते हैं। एंड दैट्स द होल लॉजिक हियर। तो अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, जिसके अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हैं। इवेपोरेशन हमारी हेल्प करती है। हमारे पास न्यू टॉपिक है, दैट इज लेटेंट हीट। ठीक है, अब लेटेंट हीट क्या होती है इसको पढ़ते हैं जरा। Consider you are boiling a pot of water. The temperature of the water increases gradually as you turn up the heat. We know that. But then something interesting happens. The water reaches 100 degrees centigrade. Even when you apply more heat, the temperature does not change. Where is all that energy going? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जब आप पानी बॉईल करते हो, ठीक है, ये जब वो बॉईल कब होते हैं, हमें पता है कि वाटर कब बॉईल होता है, जब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है, राइट। अब क्या कह रहे हैं कि जब वो एक दफा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाते हैं, फिर आप चाहे जितनी और हीट देते ना, उसका टेम्परेचर और चेंज नहीं होगा। ऐसा क्यों है? और अगर ऐसा है तो जो मैं एनर्जी कंटिन्यूसली हीट तो मैं कंटिन्यूसली दे रही हूँ, तो वो जो एनर्जी मैं कंटिन्यूसली दे रही हूँ, वो एनर्जी जा कहाँ रही? क्योंकि एनर्जी तो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी कहीं ना कहीं यूटिलाइज होती ही है। ठीक है, द आंसर लाइज इन अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड लेटेंट हीट। इसका आंसर कहाँ पे छुपा हुआ है? लेटेंट हीट के अंदर। It is the hidden heat absorbed or released by a substance during a phase change like melting, freezing, solidification, boiling और condensation। ये वो hidden heat होती है जो कि absorb होकर या release होती है किसी substance से जब वो कोई phase change करता है, जैसे melt हो रहा है या freeze हो रहा है या boil हो रहा है, condense। ये phase changes है ना, liquid to solid, solid to gas, gas to liquid, इस तरह करके changes है सारे विदाउट अ चेंज इन टेम्परेचर। अब ये क्या होता है कि ये आपके पास चेंजेस होती हैं बट टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा आपके पास। ठीक है, वो जो आपका जो लिक्विड के अंदर जो टेम्परेचर जो आप दे रहे हो, जो 100 डिग्री तक पहुंच गया था, उसके बाद आप उसको और ज्यादा हीट देते जा रहे हो, लेकिन वो हीट उसका जो टेम्परेचर इसको 100 से बढ़ ही नहीं रहा,
वो 100 ही है हमेशा, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप ये करोगे कि आप देखोगे कि भाई आप हीट आपने अभी भी दी है, लेकिन हीट जो है वो पानी जो है वो तो उससे ज्यादा गर्म ही नहीं हो रहा, पानी तो 100 से ऊपर जा ही नहीं रहा। तो फिर क्या हो रहा होता है, जब आप पानी बॉईल होना स्टार्ट होता है, ठीक है, अब आप उसको चूल्हा बंद ना करो, उसको वैसे ही रहने दो, फिर क्या होता है, थोड़ी देर के बाद पानी जो है वो क्या हो जाता है, सारा का सारा उड़ जाता है, सारा का सारा पानी सूख जाता है ना। हमें तो पानी नजर ही नहीं आता, पानी सारा का सारा आहिस्ता 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 करके जितनी देर में उसको जलाऊंगी, जितनी देर में उसको आग लगाऊंगी, उतनी देर में वो आहिस्ता आहिस्ता सूख सूख के वो पूरा पानी खत्म हो जाएगा। ऐसा होता है कभी आप लोगों के साथ? जैसे कि कभी सर्दियों में हम ऐसा होता है ना कि हम पूरा एक पूरा देख से जो जिनके घर में गीजर नहीं होता, तो वो एक बड़ा जो है कंटेनर रखते हैं, उसके अंदर ना पानी रखते हैं गर्म होने के लिए। अब वो पानी लगा के वो मोबाइल यूज करने बैठ जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमने तो पानी रखा हुआ था हीट होने के लिए। जब वो जाके देखते हैं तो वो पानी फुल कंटेनर की जगह वो हाफ हो गया होता है। तो वो क्या होता है कि वो पानी हीट की वजह से उड़ गया। अब टेम्परेचर उसका हाई नहीं हुआ, लेकिन वो जो हीट आ रही है उसने किस में यूज की, उसने वो वाटर से गैस में चेंज होने के लिए वो हीट इस्तेमाल करना। समझ आई कि वो जो आपका जो फेस चेंज आया ना वाटर से गैस की तरफ, लिक्विड से गैस की तरफ जो फेस चेंज आया, जो वेपराइजेशन हुई, वो क्या हुआ कि वो उसने वो जो हीट उसको हम एक्सेसिव हीट दे रहे हैं विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, वो उस हीट को यूटिलाइज करके वेपराइज हो रहा है, और वो पूरा का पूरा पानी जो है वो गायब हो जाता है। इसलिए जब वो बॉईल हो जाता है, बॉईल होने के बाद वो जल्दी जल्दी गायब होता है। बॉईल होने से पहले पानी गायब नहीं होता, वो थोड़ा थोड़ा जाता है, लेकिन बॉईल होने के बाद पानी बहुत तेजी से जो है वो गायब हो जाता है, यानी वेपराइज हो जाता है, ठीक है। इट सेज के इट इज डिफाइंड एज, लेटेंट हीट की डेफिनेशन है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और लॉस्ट बाय अ सब्सटेंस। वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि एब्जॉर्ब हो रही हो या लूज हो रही हो बाय अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस से ड्यूरिंग इट्स फेज चेंज विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर, ठीक है। यानी टेम्परेचर चेंज किए बगैर अगर कोई सब्सटेंस अपना फेज चेंज कर रहा है, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, लिक्विड से सॉरी गैस में जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो जो है आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट इस्तेमाल कर, जो मैं अमाउंट ऑफ हीट इसको दे रही हूँ, तो वो जितनी अमाउंट ऑफ हीट उसको यूज हो रही है इन इवेपोरेशन, तो वो आपके पास क्या होती है, लेटेंट हीट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने उसको जब हीट दी तो आधे घंटे के बाद वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया। अब पानी तो बॉईल होना शुरू हो गया, लेकिन मेरी अभी तक हीट ऑन है, हीट तो मैंने ऑफ की नहीं, तो और आधा घंटा लगाया मैंने हीट ऑन की, और आधा घंटा जो उसको लगा, तो और अगले आधे घंटे में पानी मेरा सारा सूख गया। यानी उस पानी को कितना अमाउंट ऑफ हीट लगा, आधे घंटे का अमाउंट ऑफ हीट लगा। सही है, मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर दी, वो कुछ जूल्स में आती कि 400 जूल्स हैं या 500 जूल्स मैंने एनर्जी इसको दी है, ठीक है। तो अब उसमें क्योंकि हम वो वाली बात नहीं करें, हम इसको सिर्फ नॉर्मल एग्जाम्पल के तौर पर लेते कि आधे घंटे का टाइम लगा उसको पानी से गैस के अंदर बदलने में, ठीक है। तो इस तरह जितना उसको टाइम लगा, इसी तरह उसको एक हीट भी लगती है। तो वो जो मैं हीट दे रही हूँ, तो वो एक टाइम पे आके फिर पानी जब गायब हो जाए, तो फिर तो बस हीट का यूज नहीं है ना, वो हीट से पतीले को गर्म कर रहा है। सही है। तो यानी कि क्या हो रहा है आपके पास कि जो आपके पास वाटर है वो कितना कितने उसको अमाउंट ऑफ हीट चाहिए टू चेंज द फेज, वो आपके पास क्या होगी, लेटेंट हीट होगी है। और ये सिर्फ बॉइलिंग भी नहीं, ये हर एक में एक फिनोमिना होता है कि कहीं भी जब फेज चेंज हो रहा था, चाहे फ्रीजिंग हो रही हो, यानी लिक्विड से आइस बन रही है, या मेल्ट हो रहा हो, या इवेपोरेट हो रहा हो, या वेपराइज हो रहा हो, हर फेज चेंज में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है, जिसकी वजह से फेज चेंज होता है। उसको वो अमाउंट ऑफ हीट को हम सिंपली क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं, सिंपल, ठीक है। हाँ, नाउ द से to understand this concept, look at this graph shown in the figure 11.16 between temperature and heat energy, which is added uniformly to the ice at -20 and 11 in centigrade. After its boiling points, this graph has 5 portions. अच्छा, क्या कह रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक ग्राफ इन्होंने हमें बताया हुआ है, ठीक है, जिसमें ही टेम्परेचर और हीट एनर्जी के अंदर आपको एक ग्राफ शो किया हुआ है। देखो, ये आपके पास टेम्परेचर है, ठीक है, ये आपके पास हीट एनर्जी गिवन है, क्यों दिया हुआ है, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट दी है,
ठीक है, रूल्स के अंदर है ये। और ये आपके पास टेम्परेचर गिवन है। अब ये यहाँ आपको क्या शो कर रहे हैं, यहाँ आपको देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट ई। ठीक है, अब इस तरह हमने इसको समझना है। मैं पॉइंट्स थोड़ा क्लियर बना देती हूँ। देखो, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई। ठीक है, अच्छा फिर क्या आप कह रहे हैं 5 पोर्शन इन्होंने बनाए। ठीक है, अब फ्रॉम ए टू बी क्या हो रहा है कि द हीट इज गिवन टू आइस एट -20। आइस जो है, आइस का टेम्परेचर कितना है इनिशियली, -20 हो रहा है। ए पे अभी आइस रखी है। ठीक है, आइस को उन्होंने -20 पे हीट देना शुरू की। तो हीट देते 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 उनके पास उन्होंने एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट इस्तेमाल की, जब वो किस पे आ गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया। देखो, इट्स टेम्परेचर राइजेस बट इट्स स्टिल आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हो रहा है, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल है तो उसको समझे अच्छी तरीके से। ठीक है, देखो ये आपके पास आइस रखी हुई है ए पर, पॉइंट ए पर आपके पास आइस है। ठीक है, ये रही, उसका टेम्परेचर कितना है, -20 डिग्री। आपने इसको हीट की। अच्छा, एक और चीज ये देखिएगा कि ये ग्रेडिंग हुई हुई है ना, यहाँ पे जो आपके पास जो नंबरिंग होती है, जैसे अब ये वाली जो नंबरिंग है, ये वाली ये नंबरिंग है टेम्परेचर की, कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड कोई चीज हो रही है। और ये वाली जो नीचे वाली ग्रेडिंग है, ये इसकी ये अमाउंट ऑफ हीट की है। तो फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट है वो है 100 किलो जूल्स, ये है 200 किलो जूल्स, 300 किलो जूल्स, 400, जो भी हमें गिवन होगी एग्जाम्पल, जो भी हमें वैल्यूज गिवन होगी। ठीक है, उस हिसाब से मैंने इसका ग्राफ बना लिया। हर पॉइंट की एक स्पेसिफिक वैल्यू है, जिस तरह से टेम्परेचर की पॉइंट्स की वैल्यू है। ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा, अब क्या किया मैंने, अब मैंने उसको हीट दी इतना अमाउंट ऑफ हीट, यानी मैंने इतना अमाउंट ऑफ हीट गिवन दिया उसको कि वो 0 पे पहुंच गया। किस पे पहुंच गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो ये 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आइस पहुंच गया। देखो ये आपके पास 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के ऊपर जो है वो आपका आइस, आपकी आइस जो है वो पहुंच गई। ठीक है, अच्छा अब इसका अमाउंट कितना है हम कैसे चेक करते हैं, ग्राफ की रीडिंग कैसे करते हैं कि जो पॉइंट होते हैं, पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं और एक स्ट्रेट नीचे लाइन बनाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल का मुझे पता चल गया 0 है, स्ट्रेट लाइन मुझे नहीं पता चल रही, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 100 काउंट्स है। तो यानी कि ये कहीं है, कहीं आ रहा होगा 20 के ऊपर, स्केल की तरह रीडिंग करनी ना हमने इसकी। तो यानी कि ये पॉइंट आ रहा होगा कहीं 20 के ऊपर, यानी कि 20 किलो जूल्स की मैंने हीट दी है इसको, तो ये 0 डिग्री पे आ गया है। और ये अभी भी क्या है, आइसी है, अभी ये पिघला नहीं है। ठीक है, अभी आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट नहीं हुई। फिर जब मैंने इसको फर्दर हीट देना शुरू की, मैंने इसको इतना हीट दी कि हीट मेरे पास 180 पे फर्ज करो पहुंच गई। ठीक है, ये तो 200 है ना ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट से पहले आपके पास मेल्टिंग हो रही है। तो यानी कि अब 20 से 180 तक आते आते यहाँ पे जो है उसकी मेल्टिंग स्टार्ट होगी, अब इसकी मेल्टिंग हो रही है। ठीक है, तो यार 20 के बाद, यानी कि 20 किलो जूल्स के बाद इसके अंदर मेल्टिंग स्टार्ट हुई। तो अब वो मेल्ट होते होते अभी 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 पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरी ये सिर्फ मेल्टिंग हो रही है इसकी। ठीक है, और टेम्परेचर इसका सेम ही है, टेम्परेचर इसका चेंज नहीं हो रहा। देखो 0 पे है ना लाइन, यानी कि टेम्परेचर 0 डिग्री है और अभी इसकी मेल्टिंग हो रही है। यानी कि वो आइस जो जिस वक्त मेल्ट हो रही होती है उससे बिल्कुल ठंडी होती है, सिर्फ बर्फ ठंडी होती है। तो यानी इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ इसकी स्टेट चेंज हो रही है, फेज चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये लिक्विड हो रहा है लेकिन टेम्परेचर इसका 0 डिग्री ही है। फिर क्या हो रहा है कि फिर जब वो 180 किलो जूल्स से पहुंच गया, ये देखो ये किलो जूल्स में हीट गिवन है। ठीक है, जब 180 किलो जूल्स की हीट तक पहुंच गया, अब जब मैंने 180 से हीट बढ़ाना शुरू की, अब मैंने समझो कि मैंने उसको हीट जो है वो 180 से और ज्यादा, अब अभी भी चूल्हा लगा हुआ है यानी कि इसको और ज्यादा हीट मिल रही है। अब 180 से बढ़ते 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 अब ये वाला पॉइंट नोट करेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट, क्योंकि अब हम सी से डी पॉइंट पे जाएंगे, ये और ये। ठीक है, कभी भी जब मैं पॉइंट को पढ़ती ना, ये याद रखिएगा, जब भी हम पॉइंट को रीड करते हैं तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं और एक बिल्कुल स्ट्रेट नीचे लाइन बनाते हैं, वर्टिकल। सही, इस तरीके से हमें स्केल्स पता चलते थे कि देखो ये जहाँ लाइन जा रही है 100 तक जा रही है, तो यानी ये 100 कौन सा वाला किस किस का 100 है,
ये टेम्परेचर का 100, यानी कि 100 डिग्री टेम्परेचर है इसका। और ये आपके पास जो है वो कौन सा पार्ट है, ये पार्ट आपके पास कौन सा, ये मेरे ख्याल में 600 पे आ रही है। रुको मुझे देखने दो, हाँ 1 मिनट, मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि और ये नीचे रीडिंग जो है वो 600 पड़ रहा है, जो कि किसकी रीडिंग है, जो हो गए किलो जूल्स की रीडिंग है, यानी हीट, अमाउंट ऑफ हीट की बात कर रहे हैं वो। सही है। अब देखो, अब पॉइंट सी तक का ये क्या हो रहा था, मेल्ट हो रहा था। जैसे ही पॉइंट सी से ये बढ़ा, यानी कि जब और हीट इसको मिली, जब 180 से ज्यादा हीट इसको मिलने लगी, तब ये क्या होने लग गया, तब ये पानी जो है वो गर्म होने लग गया, गर्म होने लग गया। अब इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, ये वाटर की स्टेट पे है। देखो अब क्या बन गया, वाटर बन गया। देखो इस पूरी स्टेज में ये चीज क्या है, वाटर हो गई, ये मेल्ट होके वाटर, मेल्ट हो चुकी है, मेल्ट हो गया, अब वो वाटर है, अब वो ठंडा पानी है मेरे पास। अब वो ठंडा पानी जो है, देखो 0 पे था ना, अब वो ठंडा पानी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है। मुझे कैसे पता चल रहा है गर्म होता जा रहा है, क्योंकि इसकी जो लाइन जो है वो ऊपर जा रही है। मतलब कि जब वो जैसे अब ये, इसका क्या मतलब होता है कि ये हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है। क्या मतलब कि देखो, अगर मैं अब पॉइंट यहाँ ड्रॉ करती हूँ, तो ये देखो ये पॉइंट आ रहा है मेरा 300 पे, और यहाँ इसका टेम्परेचर कितना है, 20 और 40 के बीच में, यानी कि 30। फिर जब मैं इस पॉइंट पे आई, तो यहाँ पे जब 400 इसकी मैंने हीट, 400 तक हीट आई, तो इसका टेम्परेचर जो है वो 60 हो गया। जब हीट जो है इसकी 500 तक आई, तब इसका टेम्परेचर जो है वो 80 हो गया। जब हीट इसकी 600 पे आ गई, तो अब इसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री हो गया। अब इसकी बॉइलिंग वाला पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आ गया। ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ते 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 जो है वो 100 पे पहुंच गया, और हीट इतनी देर में मैंने कितनी हीट सप्लाई कर दी इसको, 600 किलो जूल्स की हीट में इसको दे चुकी हूँ। समझ आ गई। अब पॉइंट डी पे आके ये वाटर जो है, अब ये 100 डिग्री का हो गया, और मुझे पता है कि 100 डिग्री जो है वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। ठीक है, ये क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि अब इस पॉइंट से आगे जो है वो पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो गर्म हो के हो, इतना ज्यादा गर्म हो गया कि इसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो गया। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसके इसने बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है इन्होंने बॉइलिंग, देखो इन्होंने लिखा हुआ है नीचे बॉइलिंग। ठीक है, तो ये 600 से लेके 700 तक मैंने अब इसको 100 किलो जूस की मैंने इसको हीट और दी है। तो अब जो है वो क्या होने लग गया, अब ये बॉयल होने लग गया। अब इसको मैं, बॉयल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है यहाँ तक, तो यानी कि यहाँ तक ये बॉयल हो रहा है, क्या कहते हैं, 700 तक ये बॉयल ही हो रहा। देखो ये स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि सिर्फ एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज नहीं बढ़ रही। कैसे मुझे पता चला, कि देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है, तो अगर मैं नीचे पॉइंट बनाती तो नीचे पॉइंट तो बार बार चेंज हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसके हॉरिजॉन्टल लाइन बनाती तो हॉरिजॉन्टल तो एक ही पॉइंट रह रहा है ना, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल तो 100 ही रह रहा है, वो तो चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ हीट चेंज हो रही है मेरे पास। समझ में आ रही है। फिर वो जब पॉइंट ई पे पहुंचा, ई तक वो बॉयल हो रहा था। अब मैंने हीट और ज्यादा एक्सीड कर दी, अब हीट मेरी 800 पर जा रही है, 700 से चली गई, आगे जा रही है। तो अब वो वाला पॉइंट आ गया कि ऊपर जो उन्होंने हमें बताया कि जो आप एक्सेसिव हीट दे रहे हो, वो एक्सेसिव हीट कहाँ जा रही है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो उसका टेम्परेचर तो 100 रहता है, टेम्परेचर तो नहीं चेंज होगा। तो देखो टेम्परेचर इसका चेंज नहीं हो रहा था। फिर क्या हो रहा होता है कि अब ये जो हीट इसके अंदर आ रही है, अब ये हीट इसको क्या करवा रही है, ये इसको गैस में कन्वर्ट करिए, ये वेपराइजेशन हो रही है इसमें। क्या हो रही है, वेपराइजेशन। तो ये वाला जो पार्ट आ रहा है, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि 700 के बाद से जो टेम्परेचर स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अगर मैं उसको 701 टेम्परेचर दूंगी, 701 अमाउंट ऑफ हीट दूंगी, तब जाके इसकी वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ रही है, तब जाके ये वेपराइज होना शुरू हो गया, और ये आहिस्ता से गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो ये जो 700 के बाद से जो पॉइंट आ रहा है ना, ये जो 700 है, समझो 700 इसकी लेटेंट हीट हो गई ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि ये वो हीट है, सॉरी फ्यूजन कह रही हूँ, सॉरी वेपराइजेशन, यानी ये वो अमाउंट है, ये जो 700 है, ये वो अमाउंट ऑफ हीट है, 700 किलो जूल्स, जो मुझे रिक्वायर्ड है इसको वेपराइज करवाने के लिए। समझ आ रही है, इसका फेस चेंज करवाने के लिए, यानी लिक्विड से इसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो मुझे अमाउंट ऑफ हीट चाहिए वो 700 किलो जूल्स है।
एंड दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। और यहाँ पे टेम्परेचर देखो इसका चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर इसका 100 ही है, सही है। उसके बाद फिर जब वो वेपराइज होता है फिर तो उसका टेम्परेचर अलग होता है, फिर तो हम इसकी बात नहीं करते। अब समझ में आ गई बात। तो ये पूरा सिनेरियो होता है आपके पास लेटेंट हीट ऑफ एनीथिंग का, सही। एक दफा इसको हम यहाँ पे पॉइंट्स में भी पढ़ लेते हैं। From A to B, heat is given to ice at minus 20 degree centigrade. Its temperature rises, but it's still ice at 0 degree. हमने देख लिया। E to C में क्या कह रहा है कि now heat given to the ice is not increasing its temperature. कि अब जो हीट दी जा रही है अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, now the heat is given to the ice is not increasing its temperature. अब जो हीट गिवन है वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रही। देखो यहाँ पे जो आ रही थी हीट, ये जो बी टू सी आ रहा था ये वाला पार्ट, यहाँ पे हीट तो नीचे, हीट तो 0 ही रह रही थी ना, सिर्फ उसके अंदर हीट एनर्जी लग रही थी। तो अभी टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हो रहा। दिस हीट इज बीइंग यूज्ड टू चेंज इट्स स्टेज फ्रॉम आइस टू लिक्विड। समझ में आई। तो वो पॉइंट जो होगा उसको मैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी कह सकती हूँ। उसको मैं क्या कह सकती हूँ, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी कह सकती हूँ। किसको, इस फॉर्म को, जो मेल्टिंग आ रहा है ना, मेल्टिंग इज अ फेज चेंज, तो ये आपके पास लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट दैट इज 0 डिग्री, 0 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे आपका आइस टू वाटर चेंज हो रहा है। फिर दिस अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो उन्होंने बोला ना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हम इसको कहते हैं। फ्यूजन ज्यादातर यूज हो रहा होता है, ठीक है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल ऑल द आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, जो कि पॉइंट सी पे हो रहा था, वहां पे वाटर आ गया था। फिर वाटर क्या हो रहा है नाउ फ्रॉम सी टू डी, अब क्या हो रहा है कि इन दिस पोर्शन added heat again increases the temperature of the water uniformly till it reaches its boiling point। तो देखो वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है जब तक ये बॉइलिंग पॉइंट पे ना पहुंच जाए, सही। फिर क्या हो रहा है, अब डी टू ई में क्या हो रहा है, इन दिस पोर्शन एडेड हीट अगेन इज नॉट यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर। फिर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही थी। इट इज यूज टू चेंज द स्टेट ऑफ वाटर दैट इज लिक्विड इनटू वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। समझ आया ऊपर जो बॉइलिंग पॉइंट मैंने बताया था। हीट एडेड एट दिस स्टेज टू वाटर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वो जो आप वहां जो हीट हम दे रहे हैं वो आपके पास हीट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगी, ठीक है। और फिर E2F क्या हो रहा है, आफ्टर कंप्लीट चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर्स एट इट मेल्टिंग पॉइंट एडेड हीट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द वेपर्स या स्टीम। फिर जब वो वेपर्स बन गए फिर जो और आप हीट दे रहे हो तो फिर वो स्टीम का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। वो गैस का टेम्परेचर बढ़ा रहे, लिक्विड का टेम्परेचर नहीं उसने बढ़ाया था, वो गैस का टेम्परेचर बढ़ाने लगता है। समझ आई। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है लेटेंट। अब हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, हमने बड़ा लेटेंट हीट का मतलब ये है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का ये मतलब है कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि मुझे, फ्यूजन किसको कहते हैं, मेल्टिंग को स्पेसिफिकली, ठीक है। फ्यूजन कहते हैं मेल्टिंग को, यानी कोई चीज अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है, मेल्ट हो रही है, तो वो फ्यूजन कहलाती है, सही है। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब कि उस सॉलिड को मेल्ट होने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है, वो होती है उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ आ गई। ओके, अब हमारे पास इसको जरा हम स्टडी कर लेते हैं। The amount of heat required to convert a given mass of a substance from solid state to the liquid state without change in its temperature is called latent heat of fusion। ठीक है। अब ये मजे की बात है कि उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा लेकिन सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हो रही है, तो वो आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। ड्यूरिंग फ्रीजिंग लिक्विड्स रिलीज सम अमाउंट ऑफ हीट टू चेंज टू सॉलिड्स। फ्रीजिंग के वक्त में क्या होता है कि जो लिक्विड है वो कुछ अमाउंट ऑफ सेम, अच्छा क्या कह रहे हैं कि जितनी आपको हीट चाहिए मेल्ट होने में उतनी हीट आपको वापस फ्रीज होने में भी चाहिए होती है, ठीक है। मतलब मेल्ट होने के लिए हमको हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ती है और फ्रीज होने के लिए हीट जो है वो रिलीज करनी पड़ती है, ठीक है। तो दोनों केसेस में सेम ही जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी उतनी हीट रिलीज भी होगी। अच्छा, इफ डेल्टा क्यू होता है, क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट। इफ डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट मास m ऑफ द सॉलिड और टू लिक्विड और फ्रीज लिक्विड टू सॉलिड, देन मैथमेटिकली कि अगर वो क्यू जो है वो अमाउंट ऑफ हीट है जो उसको कन्वर्ट करने में हेल्प कर रही है,
तो वो किसके बराबर है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू MLF। देखो क्या कह रहे हैं कि डेल्टा क्यू, अगर हम कहते हैं कि डेल्टा क्यू जो है इट इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। अब अगर मैं कहती हूँ कि डेल्टा क्यू जो है वो अमाउंट ऑफ हीट है जो रिक्वायर है एम मास को सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड को कन्वर्ट करने के अंदर, तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि भाई डेल्टा क्यू जो है वो बराबर है किस चीज के, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के। मतलब इसका ये हुआ कि जितना ज्यादा इसका मास होगा और जितनी ज्यादा इसकी लेटेंट हीट होगी उतना ही ज्यादा मुझे इसको हीट देनी पड़ेगी। समझ आ रही है, ये एक फैक्टर होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। अब LF क्या है, LF इज अ स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सब्सटेंस। ये जो LF होता है ये हर सब्सटेंस का स्पेसिफिक होता है, ठीक है। और डेल्टा क्यू होता है वो चेंज होता है कि भाई किसको कितनी हीट चाहिए, वो उसका डेल्टा क्यू होता है। डेल्टा where LF is the specific latent heat of fusion of a substance, it is defined as, को डिफाइन कैसे करते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास और 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड एट इट्स melting point to liquid or liquid into solid without any change in temperature is called its specific latent heat of fusion। तो क्या होता है आपके पास लेटेंट हीट, सिंपल वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी एक 1 किलोग्राम ऑफ मास है वो यूनिट मास को कन्वर्ट करने में हेल्प करे, कन्वर्ट करने के लिए नेसेसरी हो, वो आपके पास लेटेंट हीट होता है, सिंपल, ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज मस्ट। तो ये आपके पास लेटेंट हीट एंड फ्यूजन होता है ऑफ सॉलिड्स। अच्छा सॉलिड्स क्यों, क्योंकि ऐसी बात है सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है ना, तो सॉलिड का होगा वो। अच्छा उसके बाद फॉर्मूला क्या है इसका, LF इज इक्वल टू क्यू डेल्टा क्यू अपॉन एम। यही वाले फॉर्मूले को उन्होंने LF के लिए अरेंज कर लिया, एम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा तो क्यू अपॉन एम हो जाए, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका होता है जूल्स पर केजी, विच इज एक्सप्रेस एज जूल्स पर किलोग्राम, ठीक है। तो ये सिंपल इसका जो है वो क्या होता है, यूनिट होता है, राइट। अच्छा अब यहाँ पे लेकिन हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस अब यहाँ गिवन है, अभी ऊपर हमने बात की ना ये कांस्टेंट होती है, सबके स्पेसिफिक होती है, तो यहाँ पे इन्होंने आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दी हुई है। आइस क्योंकि सॉलिड होता है तो आइस की कितनी होती है 3.33 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी लेटेंट हीट, यानी कि अगर मुझे ये निकालना है कि मुझे आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है, तो मैं देखूंगी कि मेरे पास कितनी मास की आइस है, मैंने समझो 1 kg आइस को जो है ना वो फ्रीज किया हुआ है, सही है। 1 किलो पानी मैंने फ्रीज किया तो वो 1 kg आइस बन जाएगा। अब उस 1 kg आइस को मुझे वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए होगी वो मुझे रिक्वायर्ड होगी, तो मैं क्या कर लूंगी, मास आ जाएगा वाटर का, मास आ जाएगा आइस का और लेटेंट हीट फ्यूजन यानी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे अमाउंट ऑफ हीट पता चल जाएगी कि कितना हीट दूंगी मैं इसको, ठीक है। इस तरीके से हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी देखो सॉरी हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आपके पास डिफरेंट इन्होंने जो है ना वो दी है, डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट लेटेंट हीट्स बताएंगे, ठीक है। ये कौन सी चीज कहाँ पे जो है वो मेल्ट होती है, किस तरीके से उसकी हीट ऑफ फ्यूजन है उस तरह से होगा। मेल्टिंग पॉइंट अलग है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बेसिकली हीट की मेजरमेंट है कि हीट एनर्जी कितनी चाहिए होगी, सही है। तो ये आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट इन्होंने मेल्टिंग पॉइंट भी बताया, बॉइलिंग पॉइंट भी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बताया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बताया। वेपराइजेशन का मतलब लिक्विड से अगर वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको गिवन होता है कहीं ना कहीं क्वेश्चन में या कहीं पे भी आपको गिवन होगा ये, सही है। अब जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी होगा। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट, सिंपल, विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिमिलर है, बस उसमें सॉलिड से लिक्विड था, इसमें लिक्विड टू गैस है। ड्यूरिंग कंडेंसेशन सेम अमाउंट ऑफ हीट। अच्छा अब इसका उल्टा क्या होगा, वेपराइजेशन है लिक्विड टू गैस, अब गैस टू लिक्विड क्या होता है, कंडेंसेशन, हमने ये बात पढ़ी थी, राइट। अब गैस से लिक्विड क्या होगा, कंडेंसेशन, तो वो उसको उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी जितनी उसको वेपराइज होने में लगी थी। जितना लिक्विड को गैस बनाने में एनर्जी चाहिए थी उतनी ही गैस से लिक्विड बनाने में भी एनर्जी चाहिए होगी ही, सही है। अच्छा same amount of heat is released by the gases to change its state to liquid. If delta Q is amount of heat energy to vaporize the mass of the liquid, तो फिर आपके पास क्या, अब सिंपल वही फॉर्मूला है, सिर्फ LF की जगह अब LB आ गया। F was for fusion,
V is for vaporization. Again, it's the same formula again. The amount of heat required to energy required to convert unit mass of liquid at its melting point to gas without any change in temperature is called its specific latent heat of vaporization of the liquid. लिक्विड होगा ये, सॉलिड नहीं. ठीक है, ये लिक्विड है, सॉलिड नहीं. हो सकता है आप लोग की बुक में लिक्विड लिखा हुआ ही है, लेकिन ये मिस्टेक है. ठीक है, तो ये इस तरह इसका फॉर्मूला आ गया और इसके भी यूनिट जो है वो जूल्स पर गया. अब इन्होंने लेटेंट हीट ऑफ वाटर का बताया हुआ है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर के, क्योंकि वाटर लिक्विड होता है, तो वाटर का लेटेंट हीट कितना आ रहा है 2.26 इंटू 10⁻6 जूल्स पर केजी. ठीक है, जूल्स पर केजी क्यों? क्योंकि जूल्स आपके पास एनर्जी है, हीट एनर्जी, और केजी मास कहते हैं. तो जैसे अब मैं इसको बताती हूँ यहाँ पे यूनिट कैसे निकलता है. ये है आपके पास डेल्टा क्यू अपॉन एन. ठीक है, ये लेटेंट हीट का फ्यूजन का या वेपराइजेशन का फॉर्मूला है. ठीक है, तो आपके पास डेल्टा क्यू का क्या यूनिट होता है? डेल्टा क्यू का यूनिट होता है जूल्स, क्योंकि डेल्टा क्यू क्या ही एनर्जी तो चाहे कोई भी हो, सब यूनिट जो है वो जूल्स होता है. ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय मास है, मास का यूनिट क्या होता है? केजी. अब अगर मुझे केजी को ऊपर लिखना है तो जब हम नीचे से ऊपर लेके आते हैं कोई भी चीज, तो उसकी पावर का साइन चेंज कर देते हैं. अभी यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब यहाँ 1 है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? -1, जिसको हम पर केजी भी कहते हैं. ठीक है, अब मैं इसको अगर ऐसे लिखूं तो भी ठीक है, ऐसे लिखूं तो भी ठीक. सही है, इस तरीके से हमारे पास यूनिट जो है वो बनते हैं. अच्छा, अब इन्होंने जो है वो हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं to find the latent heat of fusion of ice before forward. अच्छा, now we have experiment to find latent heat of fusion of ice. अब हमने latent heat of fusion of ice find out कैसे की, जैसे पहली दफा कैसे उनको पता चला, ये कैसे उन्होंने निकाली, तो हम वो देख लेते हैं. ठीक है, अच्छा, सबसे पहले प्लेस अ बीकर ओवर अ स्टैंड. फिगर में भी हम देख लेते हैं. एड स्मॉल पीसेस ऑफ आइस टू द बीकर. आपने क्या किया? आपने जो है वो एक बीकर लिया, उस बीकर के आपने रख दिया स्टैंड के ऊपर और उसके अंदर आइस क्यूब्स रख दिए. ठीक है, टू फाइंड आउट आइस टेम्परेचर हैंग अ थर्मोमीटर इनसाइड. फिर आपने एक थर्मोमीटर भी अंदर लगा दिया ताकि आपको टेम्परेचर पता चले. सेट अ बर्नर बिलो द बीकर. फिर आपने नीचे जो है बीकर के नीचे आपने बर्नर यानी कि हीट एनर्जी है, आग लगानी है. स्टार्ट कैलकुलेटिंग द टाइम बाय स्टॉपर्स. अब आपने जैसे ही आपने जो है ना वो कर दिया, आग लगाई, तो आपका जो है ना वो आपने जो है स्टॉप वॉच लगा दी. स्टॉप वॉच से क्या होगा? स्टॉप वॉच आपने ऑन की, मतलब उसमें टाइमर आता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सेकेंड्स चलते रहते हैं. फिर आपने क्या करना है? वो कैलकुलेट वो ऑन जो स्टॉप वॉच है वो ऑन कर देनी है. फिर द आइस विल बिगेन टू मेल्ट. तो आइस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएगी. नाउ इट विल हैव मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, बट इट्स टेम्परेचर विल नॉट राइज अबव 0 डिग्री अंटिल ऑल दी आइस मेल्ट्स. ठीक है, कि अब क्या होगा कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता जब आइस है अभी और पानी, आइस थोड़ी थोड़ी जब मेल्ट हो रही होती है, तो आइस और पानी दोनों एक साथ मौजूद होते हैं, है ना. थोड़ा सा पानी होता है, थोड़ी सी आइस होती है. अब टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर आइस का ही टेम्परेचर यानी 0 डिग्री होता है. पानी ठंडा ही होता है ना, ऐसे तो नहीं होता कि बर्फ ठंडी और उसके सराउंडिंग में पानी जो है वो गर्म है. ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि वो पानी भी उसका भी सेम टेम्परेचर ही रहे. ठीक है, सो now note the time at which ice takes to melt completely into water at 0 डिग्री. आपने वो टाइम देखना है कि जब आइस जो है वो completely मेल्ट हो जाए, वाटर के अंदर मेल्ट होके completely वाटर बन जाए और उसका टेम्परेचर अभी 0 ही है. बहुत छोटी छोटी, बहुत प्रिसाइज होगी ये, बहुत थोड़ा सा आपको नजर आएगा. आपको इस थर्मोमीटर में ना आपको 0 डिग्री नजर आ रहा होगा. ठीक है, अब आपने उसको डिप किया हुआ है आइस से ना, तो आपको अभी भी 0 डिग्री नजर आ रहा है. आपने नीचे हीटर ऑन किया, आपने इसको, ये आइस से मेल्ट होने शुरू हो गई, तब भी 0 डिग्री आ रहा है. जब ये एक पॉइंट आएगा कि अब ये पूरी की पूरी आइस जो है वो कन्वर्ट हो गई है लिक्विड के अंदर, तो अभी भी इसका टेम्परेचर 0 आएगा बिफोर इट स्टार्ट्स गेटिंग हीटेड. ठीक है, हालांकि मैंने आग लगाई नहीं है, लेकिन आग जब तक उसको हीट करने लगेगी, यानी कि उसको जब वो उसका टेम्परेचर चेंज करने लगेगी, उससे पहले आपने इसको हटा देना. उससे पहले आपको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे अब इसके लिए उतना वो टाइम आपके पास आ जाएगा कि इतनी देर में इसका जो है वो टेम्परेचर, इतनी देर में इसका जो है ना वो इसकी मेल्टिंग स्टार्ट मेल्टिंग हुई है. सही है, फ्यूजन इतना है उसका. नाउ टेक द टाइम व्हेन द आइस टेक्स टू मेल्ट कंप्लीटली इनटू वाटर. वो टाइम आपने नोट करना है जब आइस जो है वो कंप्लीटली
मेल्ट हो जाए, लेकिन उसका टेम्परेचर अभी 0 ही होना चाहिए। उस 0 टेम्परेचर, जैसे ही 0 से 1 हुई आपने स्टॉप वॉच बंद कर दी, ठीक है। अच्छा, when all the ice converts to water its temperature will begin to rise। अब जब पूरी की पूरी वाटर बनेगी तो अब टेम्परेचर उसका बढ़ने लगेगा, जो क्योंकि हीट तो लगी हुई है नीचे। कंटिन्यू हीटिंग द वाटर एट 0 डिग्री इन बीकर, इट्स टेम्परेचर विल बिगिन टू इंक्रीज। फिर आप क्या करें कि आप वाटर जो 0 डिग्री पे है अभी, उसको आप हीट करते रहें तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। नोट द टाइम एट विच द वाटर इन द बीकर रीच टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री फ्रॉम 0। फिर आपने वो पॉइंट नोट करना है कि जब ये पानी 100, जब थर्मोमीटर पे 100 शो हो जाए, इसका मतलब है कि पानी जो है वो अब बॉईल होने लगेगा। सही है, तो वो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो आपने वो नोट करना है कि वो कितनी देर में आपके पास वो बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो रहा है, राइट। अच्छा, ड्रॉ अ टेम्परेचर टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर। फिर आप एक ग्राफ बना दे। लेट्स डू सम कैलकुलेशंस टू फाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस फ्रॉम द गिवन फ्रॉम द ग्राफ डेटा। अच्छा, देखो ये इन्होंने आपके पास ग्राफ बनाया। अब क्या हुआ कि अब ये टाइम, क्योंकि मुझे इसी यहाँ ग्राफ से मैं देख के बताना कि मेरे पास स्टॉप वॉच मैंने ऑन की होती है और मैंने साथ में एक्सपेरिमेंट करी होती, तो यहाँ मैं अपना टाइम ग्राफ प्लॉट करती, राइट। अब यहाँ इन्होंने हमें एक टाइम और टेम्परेचर ग्राफ दिया। अब टाइम और टेम्परेचर ग्राफ कैसे दिया हुआ है कि पहले आपका जो है वो पानी 0 डिग्री पे पड़ा हुआ है, ठीक है, वो माइनस से होते होते 0 पे आया। अब क्या हुआ कि अभी वो तकरीबन 4 साढ़े 4 मिनट तक वो क्या है 0 डिग्री पे ही है, लेकिन वो क्या हो रहा है। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। मतलब वो आपने उसको 0 डिग्री पर ही रखा हुआ है, ठीक है। फिर वो मेल्ट होने तक की बात हो रही है कि वो मेल्ट होने तक 0 डिग्री पे ही है, तभी इसकी स्ट्रेट लाइन आ रही है। फिर क्या होता है, मतलब टेम्परेचर इसका चेंज नहीं, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा होता तो ये लाइन ऊपर जाती, राइट। अच्छा, फिर आपके पास क्या है कि फिर जब वो मेल्ट हो गया था कम्प्लीटली, उसके बाद उसका टेम्परेचर राइज होने लग गया था, क्योंकि हीट तो गिवन थी, तो टेम्परेचर राइज होने लगा, फिर एक पॉइंट आएगा जब इसका टेम्परेचर 100 पे पहुंच जाएगा। सही है, जब वो बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। तो याद है बॉइलिंग पॉइंट में भी फिर स्ट्रेट लाइन आ जाती है कि वो जब तक सारा का सारा बॉईल होता है तब तक उसकी लाइन स्ट्रेट ही रहती है। जब बिल्कुल 100 से ज्यादा एक्सीड करने लगता है टेम्परेचर, फिर वो स्टीम बन जाता है, ठीक है। 100 के बाद टेम्परेचर पानी का नहीं चेंज होता, लेकिन और भी ज्यादा आप हीट देते हो तो फिर टेम्परेचर बढ़ने की बजाय वो पानी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वो रहेगा हमेशा 100 डिग्री के ऊपर ही। तो यानी कि इस तरीके से हम नोट कर सकते हैं चीजों। सही है, तो इन्होंने कहा कि अब उन्होंने कैलकुलेशन की, जो भी जिस तरह भी कैलकुलेशन थी, अभी हम ऑब्वियसली प्रैक्टिकली करेंगे तो हम ये कर सकते हैं, ये वैसे नहीं होगा, तो ये लैब्स के अंदर ही ये आप प्रैक्टिस होती है ज्यादातर, ठीक है। तो पहले आपने क्या निकाला, टाइम टेकन बाय आइस टू मेल्ट कम्प्लीटली एट 0, कि कितना टाइम उसको लगा यहाँ से यहाँ तक। समझो कि ये 0.5 था और ये 4.5 है, तो 0.5 से 4.5 तक जो भी इसको मिनट्स लगे हैं, ठीक है, सेकेंड्स लगे या मिनट्स की बात हो रही तो मिनट जितने इसको लगे, तो यहाँ पे समझो उन्होंने कहा है कि 3.7 मिनट्स लगे इसको, ठीक है। फिर टाइम टेकन बाय वाटर फॉर इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 100, फिर अगर 0 से 100 तक, अब जब वो 100 डिग्री तक आ गया, अब कितना उसको लगा, यहाँ पे वो 0 पे ही था, इस पॉइंट पे वो 0 पे ही था। देखो राइट पे मैं लेफ्ट साइड पे देखूंगी तो मुझे टेम्परेचर की रीडिंग आएगी और नीचे देखूंगी तो मुझे टाइम की आएगी। तो यानी कि जब 4.5 मिनट गुजरे तब तब भी टेम्परेचर इसका 0 ही था। 0.5 टाइम पे भी इसका टेम्परेचर 0 था और 4 मिनट के बाद भी इसका टेम्परेचर 0 ही है, यानी टेम्परेचर इसका उसका कांस्टेंट ही था। सही है। फिर आपके पास टाइम टेकन बाय वाटर, फिर जब वो वाटर अब जब यहाँ पर मेल्ट हो गया, अब जब वो हीट होने लग गया, तो ये कब कितना कितना टाइम इससे लगा बॉयल होने में, तो ये 4.5 से लेके 8-9 तक जो वैल्यू आएगी ये मेरे पास आएगी, क्या ये मेरे पास आएगा उसका बॉयल होने का टाइम, तो ये आपके पास आ जाएगा 4.6 मिनट। अच्छा, ये किस तरह से मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, टी एफ का मतलब है फ्यूजन का टाइम, टी आर का आर नहीं, ये बी होना चाहिए। सही है,
या टेम्परेचर राइज लिखा है, चलो यही टेम्परेचर राइज या टीबी लिख देते हैं। सही है, टीबी का होता है बॉइलिंग पॉइंट का क्या, बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है इसका। सही है, बॉइलिंग टाइम इसने कितना लिया। टी एफ का मतलब फ्यूजन का टाइम और टी आर मतलब टीबी मतलब बॉइलिंग का टाइम। अब आप निकालते कैसे हैं, सबसे पहले ये आपके पास यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये आपके पास T1 होगा, ये आपके पास T2 होगा जहाँ पे जाके इसने स्टॉप हुआ है। सही है, तो T1 और T2, तो T2 माइनस हम T1 करते हैं तो इज इक्वल टू TF आ जाएगा। सही है, तो इस तरह से अगर मुझे TB निकालना है तो उसके लिए अब ये आपके पास जो है वो T2 है, ये T2 था ना आपके पास 4.5, और जो तीसरा टाइम आएगा वो T3 के लाएगा। तो फिर अगेन फाइनल माइनस इनिशियल करूंगी तो मेरे पास टाइम आ जाएगा। समझ आ रही है, ये सिंपल फाइनल माइनस इनिशियल हुआ हुआ। फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमें पता है जो है 4200। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर 0 से 100 या डेल्टा सी, यानी कि अगर मैं डेल्टा टी निकालती हूँ तो डेल्टा टी मेरे पास 100 है, 0 से लेके 100 तक चेंज हुआ उसका टेम्परेचर, तो 100 माइनस 0 आपके पास 100 ही होता है। तो यानी कि आपके पास डेल्टा टी जो है वो 100 ही है। अब 100 डिग्री जब डेल्टा की हम बात करते हैं, जब हम चेंज की बात करते हैं तो सेंटीग्रेड और केल्विन दोनों में सेम ही आंसर आ रहा होता है। ठीक है, तो इस 100 डिग्री को मैं ऑटोमेटिकली 100 केल्विन भी लिख सकती हूँ। लेकिन अगर ये सिर्फ कब, जब ये डेल्टा में है। अगर ये डेल्टा नहीं होता, T1 या T2 होता, तो आपको पता है कि सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज करने के लिए यू हैव टू प्लस 273। सही है, यू हैव टू ऐड 273 टू मेक इट केल्विन। अच्छा, बट यहाँ पे क्योंकि डेल्टा है तो यहाँ आपको करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सेम ही आंसर रहता है। हीट रिक्वायर्ड बाय वाटर टू राइज द टेम्परेचर फ्रॉम 0 टू दिस इज गिवन बाय। अब आपको अगर हीट निकालनी है तो हीट का क्या फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा हुआ है स्पेसिफिक हीट के अंदर, MC डेल्टा टी, राइट। आपको M का मास आपको पता है, अगर नहीं पता आप मास निकाल लें। C आपको पता है, डेल्टा टी आपको जो है वो आपने निकाल लिया। ठीक है, तो C डेल्टा टी को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आए। सही है, दिस इज द हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर टू रेज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 टू दिस। अब ये मास पता होगा तो आप इस मास को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, हीट आ जाएगी। ठीक है, यानी ये आपके पास जो है वो बन गया ये वाला जो C डेल्टा टी है ये आपके पास लेटेंट हीट है बेसिकली। सही है, ये आपके पास क्या है, लेटेंट हीट। यानी इस C डेल्टा टी की जगह अब C डेल्टा टी को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक वैल्यू आई, ये वैल्यू बेसिकली इसकी लेटेंट हीट है। सही है, उस लेटेंट हीट को मैं अगर M से, क्योंकि अभी देखो ऊपर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा ना, मैं लिख देती हूँ। ऊपर अभी हमने पढ़ा कि डेल्टा Q इज इक्वल टू M LF या LV वॉट एवर, एंड ऐसी पढ़ा। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं Q वही डेल्टा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। तो Q और Q, M और M ये तो सेम है, तो इसका मतलब कि LF C डेल्टा T ये दोनों भी सेम है। समझ आ रही है, तो अगर मुझे किसी चीज का LF नहीं पता तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस एक्सपेरिमेंट से उनकी डेल्टा T निकाल सकती हूँ, और C तो मुझे सब्सटेंस का गिवन होता है, तो मैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे उसका LF पता चल जाए। ठीक है, क्लियर होगी बात। इस तरीके से जो है आप क्या निकाल सकते हो, और फिर जब LF आपको पता चल गया, मास आपको पता है, आप उसकी हीट निकाल सकते हो, सिंपल। अच्छा, अब ये नीचे क्या कह रहे हैं, हीट इज एब्जॉर्ब एट यूनिफॉर्म रेट। हीट जो है वो यूनिफॉर्म रेट पे एब्जॉर्ब होती है। सो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, दैट इज हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर इन यूनिट टाइम इज गिवन बाय। अब हीट जितनी देर में एब्जॉर्ब हुई है, यानी टाइम कितना उसको लगा, तो टाइम के लिए हम क्या लिखते हैं, डेल्टा Q अपॉन T, कि कितनी हीट आपके पास कितने टाइम के अंदर एब्जॉर्ब हो गई, वो आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई इसमें ऐसा मुश्किल नहीं। Rate of absorption of heat is same during fusion process time and raising temperature time. Hence, heat absorbed by water in time TF during fusion process is अच्छा। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट जितना फ्यूजन की प्रोसेस में है उतना ही आपके पास टेम्परेचर रेजिंग की प्रोसेस, यानी कि दोनों प्रोसेसेस में, कि जब आपके पास मेल्टिंग हो रही थी और फिर जब बॉइलिंग हो रही थी, तो दोनों में आपके पास हीट का एब्जॉर्प्शन रेट सेम था, यानी दोनों के अंदर सेम अमाउंट से, यानी एक ही टाइम में जो है वो हीट जो है वो क्या हो रही थी,
एब्जॉर्ब हो रही थी, तकरीबन सेम उसमें। अब टोटल हीट के लिए हम क्या करेंगे, टोटल हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फ्यूजन ऑफ आइस, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्यूजन। कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट कितनी आई है और टोटल टाइम कितना है। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट में ऐसे निकालूंगी और टोटल टाइम में दोनों टाइम्स को वो कर दूंगी, जो पी एफ आया था मेरा फ्यूजन का टाइम आया था मैं वो लिख दूंगी। अब क्यू एफ यानी कि फ्यूजन के अंदर कितनी हीट निकली लगी वो हमने दिखाना है। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन टी आर, ये रहा, और मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम ऑफ फ्यूजन दैट इज टी एफ। अब इसको मैंने अरेंज करने के लिए क्या लिख दिया, डेल्टा क्यू अलग कर दिया, पी एफ अपॉन टी आर लिख दिया। सही है। अब मुझे ये चीज पता है कि ये डेल्टा आपके पास क्यू एफ और ये किसके बराबर हो गया कि आपके पास, हाँ ये हो गया। सही है। उसके बाद आप उन्होंने बताया कि डेल्टा क्यू जो है वो बराबर होता है एम डेल्टा एल के, एम एल के। ठीक है। तो आपने अब इसकी जगह ये जो फॉर्मूला में देखो, ये आपके पास गिवन है, ये आपको निकालना है डेल्टा क्यू एफ। एफ का मतलब होता है फ्यूजन की आप बात कर रहे हो। ठीक है। तो फ्यूजन के लिए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट की रेट कितनी रेट से एब्जॉर्ब हो रही है हीट, वो मुझे बॉइलिंग पॉइंट वाले पार्ट में पता चलेगा। तो मैंने डेल्टा क्यू अपॉन टी आर लिख दिया। सही है। इंटू टी एफ, ये टी आर वो टी बी वाला ये। सही है। अच्छा, इंटू टी एफ का मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्यूजन के, वो फ्यूजन में वो जो जीरो, वो जो 2 मिनट से लेके 4 मिनट तक वो जीरो पे स्ट्रेट लाइन थी ना, ये वो वाली बात है कि कितना टाइम टोटल लगा, वो हमें 3.7 मिनट्स लगा था। तो वो टी एफ वो वाली चीज है। अब मैंने क्या किया कि डेल्टा क्यू को एक जगह कर दिया, टी एफ अपॉन टी आर मैंने अलग से करके लिख दिया। सही है। अच्छा, अब मुझे पता है एज आई नो कि डेल्टा क्यू एफ जो है वो बराबर है एम डेल्टा एम एल एफ के। सही है। एफ का मतलब फ्यूजन है ना, तो यानी कि एम इंटू एल एफ यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के वो बराबर है। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि इस वाले डेल्टा क्यू को मैं इस चीज से रिप्लेस कर सकती हूँ। सही है। मेरे पास पहले क्या बन रहा था, मेरे पहले बन रहा था डेल्टा क्यू एफ इज इक्वल टू डेल्टा क्यू टी एफ अपॉन टी आर। देखो यहाँ पे यही चीज बन रही थी, है ना। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इसकी जगह ये चीज लिख दी। अब ये क्या बन गया, एम इंटू एल एफ इज इक्वल टू फिर ये डेल्टा क्यू इंटू टी एफ अपॉन टी आर एज इट इज आएगा। सही है। तो ये आपके पास कंपेयर किया आपने दोनों इक्वेशन को, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। पुटिंग वैल्यूज इन अबव इक्वेशन एंड सिंप्लीफाइंग इट, आपने सिंपल वैल्यूज रख के इसके अंदर इनको सिंप्लीफाई किया और आपके पास क्या आ जाएगी, एल एफ की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल। ठीक है। मास से को मास कर दिया, क्योंकि ये वाला डेल्टा क्यू भी किसके बराबर होता है, एम एल एफ के बराबर होता है। तो आपने, अच्छा अब ये वाला जो डेल्टा क्यू है ये किस चीज का क्यू है, ये डेल्टा क्यू है वाटर का, जो कि आपको पता है उसकी वैल्यू। सही है। और आप निकाल किसका रहे हो, एफ निकाल रहे हो किसका, लेटेंट हीट किससे निकाल रहे हो आप, फ्यूजन की यानी आइस का। तो आप इसको निकालने के लिए आप वाटर का इस्तेमाल करते हो। तो आपने मास से मास, जो भी अगर समझो यहाँ 4 होता तो वो कट जाता वैसे भी ऑटोमेटिकली, तो मास से मास कर दिया, एल एफ बचा इधर और बाकी ये सारे मेजरमेंट बचे। ये सारा आपने कैलकुलेशन की तो आपके पास आंसर आखिर में ये आ गया। तो ये आपके पास एल एफ फाइंड आउट करने का एक और तरीका है। नाउ latent heat of vaporization का एक्सपेरिमेंट कर। So now we have experiment to find latent heat of vaporization of water. To find the latent heat of vaporization of water, we keep on heating beaker contains boiling water as shown in the figure. एक बीकर है, ठीक है, उसके अंदर बॉइलिंग वाटर है, बॉइलिंग ऑलरेडी बॉइल हो रहा है पानी। सही है। उसके बाद क्योंकि वेपराइजेशन का पता है, जब पानी बॉयल हो जाता है इसके बाद वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, राइट। तो बॉइलिंग वाटर मैंने रखा एक बीकर के अंदर और उसको मैंने कंटिन्यूस हीट दे रही हूँ। कंटिन्यू हीटिंग वाटर टिल ऑल द वाटर चेंजेस इनटू स्टीम, तब तक आपने इसको हीट करना है जब तक सारा का सारा पानी स्टीम नहीं बन जाता, यानी सारा का सारा पानी वेपर्स बन के उड़ नहीं जाता, तब तक आपने इसको हीट करना है। नोट द टाइम टेकन बाय वाटर टू चेंज कंप्लीटली इनटू स्टीम एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने वो टाइम नोट करना है कि जब पानी जो है वो कंप्लीटली स्टीम पे हो जाएगा, जब वो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री पे हो, यानी कि टेम्परेचर जो वाटर का है वो कंप्लीटली बॉयल होते होते बिल्कुल जब स्टीम में मतलब वाटर का टेम्परेचर 101 नहीं होता कभी भी। सही है।
100 के बाद उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, वो डायरेक्टली अगर 101 होना पड़ता है ना, तो 101 होने की बजाय वो डायरेक्ट गैस बन जाता है, तो फिर वो वाटर रहता ही नहीं। सही है, गैस का टेम्परेचर बढ़ सकता है, लेकिन वाटर का टेम्परेचर 100 ही रहेगा। सही है, तो आपने वो टाइम नोट करना है कि कब ये सारा का सारा पानी इवेपोरेट हो जाए। एक्सटेंड द टेम्परेचर टाइम ग्राफ सच एज शोन इन द फिगर। फिर आप टेम्परेचर टाइम ग्राफ बनाए। लेट्स कैलकुलेट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे जो है ना, ये जहां जहां फ्यूजन लिखा हुआ है ना, ये फ्यूजन नहीं है, ये वेपराइजेशन है। ठीक है, ये भी वेपराइजेशन है। ये वाला ये, अच्छा। अब कह रहे हैं कि लेट्स कैलकुलेट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर फ्रॉम डेटा एज फॉलोज। अब हम क्या निकालने लगे हैं, वेपराइजेशन ऑफ वाटर की, क्या हम कर रहे हैं, तो उसको करते हैं। अब टाइम टेकन बाय वाटर एट 100 डिग्री टू चेंज इनटू स्टीम, जिसको हम कहेंगे टाइम ऑफ वेपराइजेशन। टाइम ऑफ वेपराइजेशन का क्या होगा कि वाटर को 100 डिग्री पे स्टीम में कितनी देर में चेंज हुआ, मतलब 100 डिग्री उसका अचीव हो गया, 100 डिग्री। अब वो समझो कि आप उसको 40 मिनट लगे 0 से 100 तक आने पे, उसको जो है 0 से 100 तक आने में 40 मिनट्स लगे। ठीक है, अब 100 से स्टीम होने में अब उसको कितना टाइम लगेगा। सही है, यानी कितनी देर में अब फौरन स्टीम बन जाएगा, वेपर्स बन जाएंगे, तो वो मुझे देखना है। यानी समझो ठंडे पानी से गर्म पानी, बॉयल पानी होने में 40 मिनट लगे, अब बॉयल पानी से स्टीम बनने में कितना टाइम लगेगा, मुझे वो कैलकुलेट करना है। सही है, जिसका मतलब हम कहेंगे जिस जो होता है TB, तो T3 माइनस T4 हमने ढूंढना है। अभी मैं ग्राफ में दिखाती हूँ कैसे। इन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो हमने जो ऊपर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें हमने रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय वाटर हमने ऊपर निकाल लिया था, जो कि हमारे पास था डेल्टा Q अपॉन TR। ये हम ऊपर वाले फॉर्मूले से ही, ऊपर वाले न्यूमेरिक सॉरी एक्सपेरिमेंट से एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ठीक है, टोटल हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग वेपराइजेशन ऑफ वाटर, जो टोटल हीट एब्जॉर्ब हुई है वो किसके इक्वल होगी, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इनटू टोटल टाइम ऑफ वेपराइजेशन। यानी कि जो QV है, डेल्टा QV जो मतलब हम निकालने जा रहे हैं, वो निकालने के लिए वो टोटल के लिए क्या आएगा कि वो रेट जिससे वाटर हीट एब्सॉर्ब कर रहा है और टोटल टाइम वेपराइजेशन में लग रहा है, ये दोनों टाइम्स आपने क्या करने हैं, आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। तो ये रहा रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्बिंग हीट, ये वो है, और TB जो है वो टोटल टाइम ऑफ वेपराइजेशन है। सही है, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके अगेन TR को मैं TV के नीचे लेके आ गई हूँ। अब क्या है आपके पास के, जो आपके पास सॉरी, आपके पास जो ये है वो बराबर होता है MLV के, जो कि डेल्टा QV का अपना फॉर्मूला है। राइट, फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं M डेल्टा सॉरी ये वाला जो QV है इसकी जगह मैं ये पुट कर दूंगी। सही है, तो फिर क्या बन जाएगा, M इंटू LV इज इक्वल टू डेल्टा Q, और ये वाली साइड एज इट इज आ जाएगी। फिर आपने सिंपल क्या करना है, आपने अब निकालना क्या था, अब LV निकाल रहे थे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमने निकालना था ना। अब मास जो है, ये जो डेल्टा Q है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ML के अंदर। ठीक है, तो MLF के अंदर। सही है, अब आपका जो डेल्टा Q है वो चेंज हो गया, आपने इसमें चेंज कर दिया, M से M कैंसिल हो गया। LF जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वाटर जो है वो कितना होता है, सॉरी क्या करती हूँ मैं, डेल्टा Q जो है अमाउंट ऑफ हीट जो है वो बराबर होती है MC के। इसके बराबर होती है, हमने कल इस चीज को देखा था। MC डेल्टा की। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसकी जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख दी, यानी सिंपल मैंने स्पेसिफिक हीट लिख दी वाटर की। वाटर की बात करें तो मैं वाटर की स्पेसिफिक हीट लिख दूंगी।
ठीक है, ये वाटर की स्पेसिफिक हीट कहलाती है 4200 वगैरह। सही है, तो अब क्या करूंगी मैं, अब ये मैंने लिख दिया और मास से तो मास कैंसिल आउट हो गया। ये मेरे पास वैल्यू है, ये टाइम आया मेरे पास, ये टाइम आया मेरे पास, मैंने इनको आपस में कैलकुलेट किया तो मेरे पास ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आ गया। अब ये टेबल एक दफा देख लो, देखो ये तो वो टेम्परेचर था आपका जिसपे वो अभी फ्रीज ही है, अभी वो मेल्ट हो रही है, ये मेल्टिंग था, है ना। ये मुझे नहीं देखना, ये वाला जो पार्ट था ये यहाँ पे हो रही थी क्या, हीटिंग, हीटिंग, और इस पॉइंट पे आके हो जाएगी बॉइलिंग, पानी सारा का सारा क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। उसके बाद जो ये लाइन है, ये जो ये वाला सारा है, इस सारे उसमें पानी जो है वो जितना था, जितना पानी है वो सारा का सारा पानी बॉयल हो रहा है। क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। इस सब सारे पार्ट पे पानी, यानी कि ये समझो कि ये यहाँ पे 9 मिनट है, 9 मिनट से लेके 32 मिनट्स तक पानी जो है वो बॉयल होता जा रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। जब 32 मिनट के बाद सारा का सारा पानी बॉयल हो जाएगा, उसके बाद जब ये टेम्परेचर, क्योंकि हीट का आप दे ही रहे हैं, अब जब हीट बढ़ने लगेगी तो हीट पानी के बढ़ने के बजाय वो लिक्विड जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ रही है, यानी कि यहाँ तक पानी जो है वो पानी की शक्ल में है और उसका टेम्परेचर 100 डिग्री है। जैसे ही सारा का सारा पानी 100 हो गया, अब बचा है 100 डिग्री होने के लिए, तो अब वो 101 की तरफ जाएगा, 100 के बाद 101 आएगा, लेकिन वो 101 में वाटर की शक्ल में नहीं रहेगा, वो फिर स्टीम बन जाएगा। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा या वेपर बन जाएगा। तो कब, इसीलिए हम कहते हैं कि वाटर का टेम्परेचर 100 से इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि वो फिर उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, वो वाटर रहता ही नहीं। सही है, तो अगर 101 जो टेम्परेचर होगा वो स्टीम का होगा, वाटर का नहीं होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है यहाँ पे, यानी कि 32 से 34 तक 2 मिनट के अंदर सारा का सारा पानी उड़ जाए, वेपराइज हो जाए। समझ आ रही है बात। इस तरीके से हमने ये ग्राफ को पढ़ा था, इस तरीके से हमने किया। अब जो एब्जॉर्प्शन वाली, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ वो यानी समझे यहाँ पे 5 ही आना है, तो 5 मिनट से लेके 9 मिनट तक जो है आपके पास वाटर जो है वो बॉयल होता रहे, यानी अपने अंदर हीट एक्यूमुलेट करता है। यहाँ पे मैंने बताया था ना, मेल्टिंग के वक्त हीट नहीं आ रही उसके अंदर, जैसे ही वो सारा मेल्ट हो गया अब हीटिंग स्टार्ट हो गई। जब हीटिंग स्टार्ट हुई तो मुझे ये देखना है कि कितनी देर में वो बॉयल हो गया, तो कितनी देर में उसने एब्जॉर्ब कर ली ही, तो वो मुझे ये टाइम बताएगा। ठीक है, जो ये T1 है, सॉरी ये T2 है, और ये देखो ये आपके पास T1 था, सही है, और ये T2 था। T2 तक मेल्ट हो गया, फिर T2 से T3 तक वो क्या हो गया, बॉयल हो गया, जिसको हम कहते हैं कौन सा टाइम है ये आपके पास हीट एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। सही है, फिर T3 से T4 वो टाइम है जब आपके पास पानी जो है वो क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। समझ आ रही है, मतलब T4 के बाद पानी वेपराइज हो जाएगा। अब ये फॉर्मूले को जरा दोबारा से देखें। टोटल हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइज कब हुआ, वो इस टाइम, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम गुजरा, इस टाइम के बाद वो वेपराइज हो गया। यानी कि T4 माइनस T3 में करूंगी तो मेरे पास वो टाइम आ जाएगा कि इतने टाइम के अंदर, यानी 24.4 मिनट्स के अंदर मेरे पास वेपराइजेशन स्टार्ट हो गई। तो वो टीवी, इसलिए मैंने इसको बोला था। समझ आ गई, इस तरीके से टीवी यहाँ पर आया है, और ये वाला तो नॉर्मल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है। ठीक है, जो कि आपके पास T2 से T3 तक था। सही है, तो ये वो वाली चीज, तो आपने वो कैसे निकालेंगे, यानी TR कैसे निकालेंगे, TR बराबर है T3 माइनस T2 के। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके पास TR का, आपने ये निकाल लिया, उसके बाद आपने इसको पुट कर दिया और बाकी सारा कुछ इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, सिंपल, करेक्ट। ये आपके पास होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ एक दफा फॉर्मूला इसका प्रोसेस देख लें। Latent heat of vaporization of water found out by the above experiment is this, while its actual value is this। हमारे पास ये है, एक्चुअल वैल्यू ये आई है, बिल्कुल तकरीबन सेम नहीं है, सिर्फ 0.03 का फर्क है, बाकी बिल्कुल ठीक है। From these two experiments we outline the following general procedure steps for calculating latent heat of fusion। अब इन दो एक्सपेरिमेंट से मेरे पास जनरल फॉर्मूला आ गया कि भाई मैंने किस तरीके से करना है। सबसे पहले टेक द सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन बीकर एंड हीट इट एट यूनिफॉर्म रेट। पहले आपने सॉलिड दिया था, आइस नहीं थी, उसको मेल्ट किया और फिर उसको यूनिफॉर्म रेट पे, यानी कि एक जितनी हीट पे उसको आपने हीट किया। हीट करने से क्या होगा, मेल्टिंग होगी। नाउ
द फॉलोइंग टाइम टेकन बाय द सब्सटेंस। ये अब ये कुछ एबीसी इन्होंने हमें टाइम बताया कि कौन कौन सा टाइम मुझे नोट करना है। पहला टाइम जो मुझे नोट करना है, टाइम इन विच इट कम्प्लीटली मेल्ट्स। वो T1 से T2 वाला टाइम था ना, तब वो मेल्ट, जब वो 0 डिग्री पे था और मेल्ट हो रहा था, तो वो देखना है कि जब कम्प्लीटली मेल्ट हो जाए विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर एट मेल्टिंग पॉइंट, जिसको हम फ्यूजन प्रोसेस कह रहे थे। उसके बाद टाइम एट विच इट्स टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम मेल्टिंग टू बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जब 0 से वो 100 डिग्री तक गया तब उसको कितना टाइम लगा, यानी T2 से T3 की बात हो रही है, सही है। जो फर्स्ट वाला है इसके अंदर T1 से T2 की बात हो रही है। मैं एरो बना रही हूँ ताकि आपको ये माइनस ना लगे। और बी में जो है मेल्टिंग पॉइंट वाले में आपके पास T2 से T3 की बात हो रही है, सही है। टाइम इन विच इट चेंजेस इट स्टेज फ्रॉम लिक्विड टू गैस, अब लास्ट स्टेज है, यानी T3 से T4 तक की बात हो रही है, जब वो बॉयल पूरा होके वेपराइज होने लगी जिसको हम बॉइलिंग प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। ये वेपराइजेशन प्रोसेस भी कह रही है। तो ये आपके पास ये तीन आपने टाइम नोट करने हैं। फिर कैलकुलेट द हीट एब्जॉर्ब बाय सब्सटेंस ड्यूरिंग द टाइम इट्स टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम मेल्टिंग पॉइंट टू द बॉइलिंग पॉइंट। वो आपने हीट एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस, वो हीट एब्जॉर्ब, वो अमाउंट ऑफ हीट आपने वो करनी है, जो आपने क्या करना है, जो जितना वाटर ने लिया हीट एब्जॉर्ब करने में, आपने वो टाइम निकालना है। फिर कैलकुलेट द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बाय डिवाइडिंग द जैसे हमने ऊपर किया, ठीक है। वो डेल्टा क्यू अपॉन सी आर जो था ना, ये वो वाली बात कह रहे हैं, वो ये रही, इन्होंने देखो लिख भी दिया। फिर लेते रेट ऑफ फ्यूजन कैसे निकालना है, कि अगर हम डेल्टा क्यू अपॉन टी आर को मल्टीप्लाई करवा दे टी एफ के साथ, और अगर इसी को टी बी के साथ करा देंगे तो मेरे पास एल बी आ जाएगा, और अगर टी एफ से करा देंगे तो मेरे पास एल एफ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नहीं हमारे खेल, वी हैव एग्जाम्पल 11.4। क्या कह रहे हैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ heat required for melting the ice cream having mass 0.5 kg at 20 degrees। आपको क्या निकालना है, डेल्टा क्यू निकालना है फॉर मेल्टिंग द आइसक्रीम। आइसक्रीम मेल्ट होने के लिए आपको डेल्टा क्यू निकालना है। हैविंग मास, और उसका मास कितना है 0.5 kg, टेम्परेचर कितना है 20। लेटेस्ट हीट ऑफ फ्यूजन उन्होंने कितनी दी आइसक्रीम की, LF, ये रहा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइसक्रीम इज -10 डिग्री, इसका मेल्टिंग पॉइंट -10 है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइसक्रीम इज ये, ठीक है। आपको सी दे दिया, आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें दे दी। अब देखते हैं हमने इसको करना कैसे, निकालना क्या, देखो डेल्टा क्यू निकालना है, मास दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, फाइनल टेम्परेचर इन्होंने दे दिया। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चला ये फाइनल टेम्परेचर, उन्होंने मुझसे पूछा मेल्टिंग कब हो रही है आइस की, मेल्टिंग पॉइंट पूछा है, सॉरी आइस को मेल्ट होने, आइसक्रीम को मेल्ट होने तक जो हीट चाहिए, कितनी हीट चाहिए वो पूछी है ना। तो अगर आइसक्रीम पहले आइस है, सॉलिड है, तो वो 20 डिग्रीज पे, फिर जब वो मेल्ट हो रही है, मेल्टिंग पॉइंट उसका कितना है -10, मेल्टिंग पॉइंट उसका कितना है -10 डिग्रीज, तो वो आपके पास इसका फाइनल टेम्परेचर कहलाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है वो उन्होंने गिवन है, लेटेंट हीट भी इन्होंने गिवन है। अब हमने इसको किस तरह फाइंड आउट करना है, सबसे पहले ये -20 होगा, हाँ ये आपके पास ना -20 होगा, ये 20 नहीं हो सकता सर, क्योंकि जाहिर सी बात है 20 तो वो है, ज्यादा है टेम्परेचर, और डेल्टा और जो वो आपके पास वो है मेल्टिंग पॉइंट है वो -10 है। तो मेल्ट मेल्ट तो तब होगा ना जब वो कम टेम्परेचर पे आएगा, ज्यादा टेम्परेचर पे आएगा, यानी अगर -10 के ऊपर वो मेल्ट हो रहा है,
तो -20 पे उसको आइस होना चाहिए था, है ना। तो यानी कि ये आपका इनिशियल होगा -20 और फाइनल इसका -10 है। तो डेल्टा टी आप कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल आपके पास -10 है और इनिशियल आपके पास -20 है, ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने इसको कैलकुलेट किया तो आपके पास 10 डिग्रीज आया। अब फर्स्ट वी विल प्रोवाइड हीट टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ आइसिंग फ्रॉम 20 to 10। ये भी माइनस है। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हम हीट देंगे कि उस आइस का टेम्परेचर -20 से -10 हो जाए। अब आप लोग कहेंगे मिस ये -20 से -10 तो कम हो रहा है, ये वो लोग इंक्रीज क्यों कह रहे हैं। तो नहीं, ये कम नहीं हो रहा, ये इंक्रीज ही हो रहा है। कैसे, जब आपके पास जीरो होता है, इंटीजर्स में ऐसा होता है कि जीरो के राइट हैंड साइड पे होता है +1 +2 +3 इस तरह, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं -1 -2 -3 -4। यानी कि राइट पे जाऊंगी तो मेरे पास बढ़ता रहेगा, लेफ्ट पे जाऊंगी तो मेरे पास कम होता रहेगा। यानी -1 बड़ा है, -2 छोटा है, -3 उससे छोटा है, -4 उससे छोटा है। समझ आ रही है। इस तरीके से यहाँ पे -10 और एक जगह आएगा -20। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगी तो यानी 20 छोटा है और 10 बड़ा है। सही है, माइनस में उल्टा सीन होता है, ये याद रखना आपने। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इंक्रीज टेम्परेचर करूंगी कि उसका टेम्परेचर -20 से -10 पे चला जाए। सही है। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या है, डेल्टा Q1 इज इक्वल टू MC डेल्टा T। आपने वैल्यूज पुट की, Q1 इज इक्वल टू आपने मास लिखा और ये आपने C की वैल्यू लिखी और टेम्परेचर लिख दिया, ठीक है, जो डेल्टा T आपके पास आया था। आपके पास Q1 की वैल्यू कितनी आई है, Q1 की वैल्यू कितनी आई है, 1.05 इंटू 10⁴ जूल्स। सही है। नाउ वी विल फाइंड द हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग आइस क्रीम एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विच इज Q2 mLF। ठीक है, अब देखो, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरीके से है कि पहले इन्होंने वो हीट सर्च की कि कितनी हीट रिक्वायर्ड है, उसका टेम्परेचर -20 से -10 करने तक कितना, -20 से -10 करने तक कितनी हीट उसको रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये आपके पास क्या चीज थी, वो आपने हीट निकाली। उसके बाद जो आप हीट निकालेंगे, उसके बाद जो आप क्यू निकालेंगे, वो क्यू निकालेंगे कि हाँ, कहाँ है, ठीक है। तो पहले आपने Q1 वो वाली क्यू निकाली। अच्छा, अब ये बताने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बताती हूँ जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है। अब मैं उसको थोड़ा सा आपको रिलेट करवाती हूँ, ठीक है। अच्छा, हमने ऊपर क्या फॉर्मूला पढ़ा, एक मिनट, हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा कि डेल्टा क्यू ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला, ये मैं बता रही हूँ, ठीक है। डेल्टा क्यू बी, अब मुझे फ्यूजन निकालनी है यानी मेल्टिंग, तो मैं क्यू एफ लिखूंगी, इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन ई आर। ये तो वो है जो आपके पास ये कौन सा डेल्टा क्यू है, ये वो हीट है जो रिक्वायर है आपको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है। हीटिंग वाला जो है ना, ये वो डेल्टा क्यू है। सही है। तो हम बेसिकली हमने पहले ये डेल्टा क्यू निकाला है, जिस डेल्टा क्यू से आपके पास हीटिंग होगी उस स्पेसिफिक आइस की, ये आइसक्रीम की, ठीक है। उसके बाद जो Q2 है, वो Q2 क्या होगा, Q2 वो टेम्परेचर होगा जो इसको स्टेट चेंज करने में हेल्प करेगा। सही है। Q1 क्या है, वो Q1 जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और डेल्टा Q2 वो हीट है जो इसको स्टेट चेंज करने में हेल्प कर रहा है। समझ आ रही है। जैसे हमने पहले था ना कि 0 डिग्री था, टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा था,
लेकिन इसकी स्टेट चेंज हो रही थी, यानी कि हीट तो उसको दे रहे थे मैं, हीट तो उसको मैं दे रही थी, तो हीट देने की वजह से उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था, लेकिन स्टेट उसकी चेंज हो रही, राइट। तो फिर उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर के बाद थोड़ा और जब स्टेट चेंज हो गई, फिर जब मैंने टेम्परेचर देना शुरू किया तब उससे हीटिंग स्टार्ट कर दी, सही है। तो ये वो है, अब मैं उसको Q1 किसी को भी लिखूं, Q2 किसी को भी लिखूं, ये मेरी मर्जी हो, ठीक है, मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है। Q2 निकालने का दूसरा, Q1 का फॉर्मूला MC डेल्टा T, Q2 का भी सेम, Q2 का क्या फॉर्मूला हुआ, जो कि स्टेट चेंज वाला फॉर्मूला का मतलब फ्यूजन, सही है। अगर स्टेट चेंज की मैं बात करें तो फ्यूजन वाला फॉर्मूला लगेगा, जो है डेल्टा Q इज इक्वल टू MLF, सही है। रेडिएटिंग हीट ऑफ फ्यूजन इन्होंने दे दी, मास दिया हुआ, डेल्टा Q की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने डेल्टा Q की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब मेरे पास Q1 भी है, Q2 भी। अब टोटल हीट जिसके अंदर निकला है, अब हमें निकालना क्या था, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, पूरी अमाउंट ऑफ हीट यानी डेल्टा Q निकालना था मुझे, सही है। अब डेल्टा Q यानी टोटल अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट प्लस amount of heat needed to raise the temperature plus amount of heat needed to change the state or start fusion। तो दोनों को मैंने जब ऐड किया तो फिर मेरे पास जो है वो डेल्टा Q, मतलब मेरे पास टोटल अमाउंट ऑफ हीट आई कि वो जो मुझे रिक्वायर है आइसक्रीम को मेल्ट करवाने के लिए, समझ आ रही है। तो ये आपके पास इस तरीके से ये वाला न्यूमेरिकल होगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये बिल्कुल वही चीजें जो हमने की हैं, बस इसको थोड़ा सा एक दफा देख लेना है, फिर ये अच्छे से हमें आ। तो उम्मीद है आपको लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक जो बात है जिसकी वजह से हमारे इतने सारे बच्चों के 90% अबव मार्क्स आते हैं, उनको एक चीज पता होती है, वो होती है एग्जाम के अंदर लिखे कैसे जाते हैं। और ये जो चीज है ना, एग्जाम के अंदर लिखना, एग्जाम राइटिंग मेथड, ये हम हमारी बैच के अंदर करवाते हैं, सही है। बच्चा बैठ के सवाल कर ले, लेक्चर देख ले, कुछ भी कर ले, अगर वो उसको एग्जामिनर, अगर उसको लिखना नहीं आता तो एग्जामिनर उसको मार्क्स ही नहीं देगा। तो हम उसको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, तो भाई एग्जामिनर जो चेक करने वाला है ना, वो मार्क्स काट ही नहीं पाएगा। जब काट ही नहीं पाएगा तो आपका तो टॉप बनना पक्का है। तो जी हम हमारी बैच के अंदर बच्चों को ये पूरी चीजें करवाते हैं, हम नोट्स, गाइडेंस, सारी चीजें A to Z करवा रहे होते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मैसेज करें और हम आपको बैच के अंदर एनरोल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्या चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए, फ्री का मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लेक्चर्स की लिंक, सारे के सारे नोट्स की लिंक, सारी की सारी चीजों की लिंक्स गिवन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।